Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rishabh Kadna, ये प्रॉब्लम इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस से रिलेटेड है. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log of 1 upon x whole power m dx. First of all, we write this integral, let I 0 to 1 log 1 upon x होल पावर m dx. अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, आप ये जो log x है इसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा. log x को इसको t मान लेते हैं और इसको जब हम एंटी लॉग लेंगे तो बेस लॉग का e होता है, तो एंटी लॉग लेने पर 1 अपन x की वैल्यू हो जाएगी, ये e की पावर में पहुँच जाएगी जो भी राइट हैंड साइड में है. यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो इसके लिए हमें इसे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी अपान 1 कर देंगे तो ये x अपान 1 कर देंगे और ये 1 अपान e की पावर t हो जाएगा. इस तरीके से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी. ये 1 अपान में है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर e की माइनस हो जाएगी, की पावर माइनस t हो जाएगा. हमें ज़रूरत होगी dx की भी यहाँ पर पुट करने के लिए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे कि पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी, और फिर माइनस टी का करेंगे तो माइनस का डी टी हो जाएगा, यानी माइनस ई टी द पावर माइनस टी इंटू डी टी. तो हमारे जो इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल है वो चेंज होके इस तरीके से आ जाएगा. आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, हम अगले पेज पर देख रहे हैं, आई इज इक्वल टू लिमिट, अभी चेंज करके लिखेंगे पूरा. हमने लॉग एक्स लॉग 1 अपान एक्स को माना था t और उसकी पावर थी m, तो t टू द पावर m हो जाएगी. और dx की वैल्यू अभी आई है माइनस e टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी आई है. देखिए लिमिट भी चेंज हो जाएगी. जब हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 अपान एक्स 0 इन्फिनिटी होता है और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है. तो इस तरीके से लोअर लिमिट x बराबर 0 होने पर t की वैल्यू इन्फिनिटी आई है. और जब हम यहाँ पर 1 अपर लिमिट 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 अपान 1 लॉग ये 1 हो जाएगा. लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो अपर लिमिट हो जाएगी 0 के इक्वल. वी कैन चेंज द लिमिट बाई माइनस, so we write upper limit as lower and lower as upper, and applying the property of definite integral t to the power m dt. तो अब यहाँ पर इतना इंटीग्रल हमारे पास बचा है, इसको इंटीग्रेट करना है. लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड का मिला जुला रूप है, तो हम इसको इस तरीके से बांट देंगे ताकि ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड अलग हो जाए, सेकंड काइंड अलग हो जाए. तो इसके लिए इस लिमिट को 0 to 1 में बांटेंगे, e की पावर माइनस टी इंटू टी टू द पावर m डी टी, और प्लस 1 to इन्फिनिटी कर लेंगे e की पावर माइनस टी इंटू टी टू द पावर m इंटू डी टी. 2 पार्ट में बट गया. इसको पहले वाले पार्ट को हम I1 बोल देंगे और दूसरे वाले पार्ट को I2 बोल देंगे. तो 0 to 1 ये वैल्यू t की होगी 0 to 1. अब इस I1 को अलग चेक करना होगा और I2 को अलग चेक करना होगा. तो सबसे पहले हम इस पहले वाले को यानी कन्वर्जेंस ऑफ I1, देखिए यहाँ पर 0 की वजह से ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल था और यहाँ पर इन्फिनिटी की वजह से था. तो इसलिए क्योंकि लिमिट जब इनफाइनाइट हो जाती है तो सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, और जब यहाँ पर लिमिट अपर या लोअर यहाँ पर पुट करने पर फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए तो वही फर्स्ट काइंड होता है. तो ये फर्स्ट काइंड तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल थे दोनों, तो इनको अलग अलग हमें दिखाना होगा. पहले चेक करना होगा कन्वर्जेंस ऑफ I1 के कन्वर्जेंसी को चेक करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फर्स्ट इंटीग्रल में जो I1 है उसको दिया था 0 to 1 e टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर m डी टी. यहाँ पर देखें इफ़ m की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर लेते हैं देन I1 इज़ ए प्रॉपर इंटीग्रल, because
the integral of interval of integration 0 to 1 is finite, and integrand e to the power minus t to the power m is bounded in 0 to 1 इंटरवल। तो हमने ये लिखा है यहाँ पर कि अगर पावर ज़ीरो होगी तो ये t तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो e की पावर माइनस टी रहेगी, और ये फिर फंक्शन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पर अभी लिखा है हमने फंक्शन जो होगा फाइनाइट होगा, फंक्शन बाउंडेड होगा और ये इंटीग्रेंट जो है वह बाउंडेड होगा यहाँ पर, और ये जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन की वो फाइनाइट वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू भी है, यानी ज़ीरो से बड़ी हो कोई भी वैल्यू, तब हम यहाँ पर t बराबर ज़ीरो पुट करने पर उस केस में t बराबर ज़ीरो पुट कर देंगे, और पॉजिटिव वैल्यू है तो ज़ीरो की पावर जो पॉजिटिव वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो ज़ीरो की, जैसे 0.37, तो ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल रहेगी। तो ऐसे केस में ये वैल्यू जो होगी इंटीग्रेंट जो होगा बाउंडेड आएगा, और फिर ये इंटीग्रल जो होगा वो फाइनाइट होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू जैसे कि अगर निगेटिव होती, फॉर एग्ज़ाम्पल m की वैल्यू, और हम t बराबर ज़ीरो रखते, तो ज़ीरो की पावर निगेटिव होती, भले ही वो कितनी छोटी होगी 0.37, तो ये अपान में पहुंचा के इसे प्लस करते और ये प्लस में पहुंचाते तो 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती, यानी फंक्शन अनवांटेड हो जाता। तो ये इंटीग्रल जो है वो फाइनाइट नहीं होता, उस केस में ये हम कहते हैं कि कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है। लेकिन जो कि हमने m की वैल्यू को लिया है ग्रेटर देन ज़ीरो, उस केस में ये फंक्शन I1 जो होगा वो फाइनाइट होगा, क्योंकि इंटीग्रेंट जो है, इंटीग्रेंट मतलब जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, वो इंटीग्रेंट जो है वो बाउंडेड है इस इंटरवल 0,1 में। तो ऐसे केस में यानी m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो जब हमने ली है, तब हम कह सकते हैं सो I1 इज़ कन्वर्जेंट व्हेन m ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन फिर तब क्या होगा जब m की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी। तो फर्दर तो उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं, इफ़ m की वैल्यू -1 से बड़ी हो और ज़ीरो से छोटी हो, तो उस केस में क्या होगा, तो देन द इंटीग्रल इज़ अनबाउंडेड, इंटीग्रेंड होगा, इंटीग्रेंट मीन जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, यानी यहाँ पर e की पावर माइनस टी और t टू द पावर m, ये जो इंटीग्रेंट होगा वो अनवांटेड हो जाएगा ओनली एट द लोअर लिमिट t इजिकल टू ज़ीरो जो है, t इजिकल टू ज़ीरो लिमिट है, उस पर ये अनवांटेड हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, मीन्स अगर ये निगेटिव वैल्यू है, जैसे अभी हमने बता दिया था कि ज़ीरो लोअर लिमिट ज़ीरो है, और जब ज़ीरो रखेंगे और उसकी पावर निगेटिव होगी, उस केस में ये पॉजिटिव बनाने के लिए अपान मिलेंगे, और 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी हमारा जो इंटीग्रेंट है वो हो जाएगा अनवांटेड हो जाएगा। अब इस केस के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेट अस टेक, हम फंक्शन जो हमारा है, लेट अस टेक फंक्शन एफ टी की वैल्यू तो हमारे पास वही है e की पावर माइनस टी और t टू द पावर m है। हम एक और फंक्शन दूसरा हमने लेट किया जी टी,
उसको मान लिए टी की पावर m है। यहाँ पर हम रेशियो टेस्ट को कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए चेक करना होती है लिमिट जिस पर प्रॉब्लम है यानी 0 पर और FT/GT। इसको सॉल्व करके देखते हैं ये कितना आता है। लिमिट t टेंस टू 0 e की पावर माइनस t टू द पावर m होल अपॉन t की पावर m। टी की पावर m यानी हमने FT और GT की वैल्यू रख दी। t की पावर n से t पावर m कैंसिल हो गया। अब जो e की पावर सिर्फ माइनस t बचा, उसमें t बराबर 0 रखने पर ये वैल्यू 0 पावर होगी तो वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 t इस ये लिमिट जो होगी वो 0 आ जाएगी, जो हम कंपैरिजन टेस्ट से के लिए हमने इसको किया है। विच इज़ ए नॉन ज़ीरो, यानी कंपैरिजन टेस्ट में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो वो नॉन ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो नॉन ज़ीरो है। और साथ में ये एक डेफिनेट वैल्यू भी है, डेफिनेट फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर डेफिनेट भी है और फाइनाइट नंबर है। तो लिमिट के एग्जिस्ट होने के लिए ये ज़रूरी है डेफिनेट और फाइनाइट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर वाई द कंपैरिजन टेस्ट, तो कंपैरिजन टेस्ट से कह सकते हैं आइदर both 0 to 1 FT dt and 0 to 1 GT dt are convergent or both divergent। मीन्स जब हम लोग कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया और देखा कि वो कंपैरिजन पास हो गया यानी अप्लीकेबल है, तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि जो हमने फंक्शन GT लिया है तो ये अगर कन्वर्जेंट है तो FT भी हमारा कन्वर्जेंट होगा उसी लिमिट में, और ये डाइवर्जेंट है तो वही डाइवर्जेंट होगा, यानी ये दोनों इंटीग्रल एक ही नेचर के हो जाते हैं, कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे। तो अब हमें सिर्फ जो G वाला है, क्योंकि F के बारे में तो मालूम नहीं है, तो G वाले के बारे में पता कर लेते हैं। तो व्हाट 0 to 1 GT के बारे में पता करते हैं, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो 0 to 1 GT है t की पावर m, इसको हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन तो पता ही आपको, t की पावर m + 1 अपॉन m + 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो लिमिट में है, और वो भी लोअर लिमिट में है, अपर लिमिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसकी जगह पर एप्सिलॉन कर दें, और जैसे कि हम लोगों ने पहले सीखा था, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 कर दें यहाँ पर। और ऐसे केस में आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट जैसे अप्लाई करते हैं वैसे यहाँ पर अप्लाई करें, यानी इसमें पहले यानी एप्सिलॉन लिखा रहने, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लिखा रहने दें। अपर लिमिट जहाँ पर भी t है वहाँ पर 1 रख देंगे, 1 की पावर m + 1 अपॉन m + 1, और माइनस एप्सिलॉन जहाँ पर भी t है वहाँ एप्सिलॉन रख दें, एप्सिलॉन की पावर m + 1 अपॉन m + 1। देखें, ध्यान रहे कि ये हम लोग केस जो चेक कर रहे हैं वो m की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी, तब उसके लिए चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर m + 1 आ रहा है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो तीनों में 1 1 ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू m + 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। तो m + 1 की वैल्यू यानी 0 और 1 के बीच में है, तो ऐसे में ये वैल्यू 0 से यानी बड़ी वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा। और इसमें 1 की पावर भी अगर पॉजिटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 की पावर भी अगर 0 1 के बीच में है तभी फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, यानी 1 मिलेगी ऐसे केस में। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1 अपॉन m + 1 एक फाइनाइट वैल्यू है ये। और यहाँ पर एप्सिलॉन जो कि 0 टेंड्स टू 0 है, उसकी पावर अगर ये देखते हैं 0 1 ये डिनोट करा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव यानी 0 की पावर अगर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फ़िलहाल इस स्टेप में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, m + 1 अपॉन m + 1
ये वैल्यू ज़ीरो रखने पर, यानी अब से लिमिट हटा दो, ये ज़ीरो की पावर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो सिर्फ हमारे पास ये टर्म बचेगा 1/m+1, m+1 बचेगा, जो क्या है, जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो वही चीज़ हम लिख दे रहे हैं, विच इज़ ए नॉन ज़ीरो, विच इज़ ए नॉन ज़ीरो डेफिनेट, विच इज़ ए नॉन ज़ीरो डेफिनेट फाइनाइट नंबर। नॉन ज़ीरो डेफिनेट फाइनाइट नंबर हमको यहाँ पर मिल गया है। तो ये था क्या, ये पहले ही बता दिया, कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं और इसमें सेम नेचर होता है इस जी का और हमारा एफ़ का। तो उस केस में फिर हम कह सकते हैं, अभी हमने किया है 0 to 1 gt dt इज़ कन्वर्जेंट। यहाँ पर अभी तो इसी के बारे में लिख रहे हैं। फिर कंपैरिजन टेस्ट से कह सकते हैं कि हमारा जो एफ टी है, यानी अल्टीमेटली हम कह सकते हैं हमारा I1 जो है, I1 इज़ आल्सो कन्वर्जेंट, क्योंकि ये जो है वो एफ टी जी टी कोई और नहीं है, यानी एफ टी डी टी जो कोई और नहीं, वो I1 ही है। तो I1 इज़ आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट हो गया। और ये कब हुआ है, देखिए ये तब हुआ है जब अभी हमने m की वैल्यू ली थी -1 और 0 के बीच में, इसके लिए। और इससे पहले ले चुके हैं m की वैल्यू 0 और 0 के ग्रेटर के लिए, ये कन्वर्जेंट है। तो हम इन दोनों को मिला के कह सकते हैं, बोथ रिज़ल्ट को कंबाइन कर रहे हैं। दस I1 इज़ कन्वर्जेंट व्हेन m ग्रेटर देन -1। तो m की वैल्यू -1 के लिए ये I1 कन्वर्जेंट है। अब हम जो सेकंड है उसको देखेंगे, यानी कन्वर्जेंस ऑफ I2 के कन्वर्जेंस को देखेंगे। I2 हमने कितना लिया था, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट उसकी 1 to ∞ थी और e⁻⁻t और t⁻m dt, इतना था हमारा फंक्शन। ये फंक्शन तो देख रहे हैं कि बाउंडेड है इस इंटरवल में। अब हमें लिमिट लेकिन जो है वो इनफाइनाइट है, यहाँ पर देख रहे हैं तो लिमिट ज़ीरो, लिमिट इनफाइनाइट है। तो ऐसे में हम म्यू टेस्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो म्यू टेस्ट अप्लाई करने में हमें लिखना पड़ता है लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, t की पावर म्यू ले लेते हैं और म्यू बाद में जो है वो डिसाइड होती है f2। कभी कभी फंक्शन अगर क्लियर होता है तो फिर शुरुआत में भी हो जाती है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल इस सवाल में हमारी बाद में डिसाइड होगी। और ये t टेंस टू इन्फिनिटी ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है c के लिए, ये कर रहे हैं हम लोग। t की पावर ये म्यू है हमारा म्यू, और ft की वैल्यू पूरा ये फंक्शन होता है वो रख दें, जो कि e⁻⁻t और t की पावर m है। तो यहाँ पर t की पावर को कलेक्ट कर लें और इसमें t की पावर को पॉजिटिव में बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले आए। तो t की पावर म्यू प्लस m हो जाएगी अपान e की पावर t प्लस हो गया। अब यहाँ पर t की जो पावर है, सॉरी e की पावर t का एक्सपेंसन कर देते हैं। लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी है यहाँ पर, तो t की पावर म्यू प्लस m अपान, इसमें एक्सपेंसन करेंगे तो 1 प्लस t अपान फैक्टोरियल 1 प्लस t² अपान फैक्टोरियल 2 प्लस t³ अपान फैक्टोरियल 3। ये तो पावर बढ़ती ही चली जाएगी। और देखें ये m म्यू और m की वैल्यू कुछ भी हो, हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे इतनी ही पावर और उसे ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे यहाँ पर पहले टर्म में तो 1 अपान t की पावर यही आ जाएगी, फिर दूसरे में एक कम, तीसरे में और कम यहाँ पर, और फिर दोबारा से t की पावर फिर 1 से शुरू होगी, फिर 2 से शुरू होगी, इस तरीके से। और जब इस लिमिट को हटाएंगे हम तो ऊपर तो 1 है, नीचे अभी हमने कहा 1 अपान t की पावर इतना, मतलब ये टर्म आ जाएगा 1 अपान t, और इसमें t की वैल्यू जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी यानी वो 0 हो जाएगा। तो शुरुआत के टर्म तब तक 0 मिलते जाएंगे तब तक t की पावर
टी की पावर 1 नहीं मिलेगी, और टी की पावर जब 1 मिलेगी और फिर 2 मिलेगी फिर 3 मिलेगी, तो टी की पावर यहाँ पर यानी शुरू के टर्म 0, और फिर जब टी मिलेगी तो वहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, और फिर अगला टी स्क्वायर होगा वहाँ इन्फिनिटी के स्क्वायर, तो कुल यहाँ पे इन्फिनिटी और उसका सम करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और अपान ऊपर 1 है नीचे इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू टोटल 0 के बराबर रह जाएगी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो आप डिटेल में फिर बाद में पूछ सकते हैं। तो समझ में आ गया उम्मीद है, मैं थोड़ा डायरेक्ट बता दिया आपको। तो यहाँ पर ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि क्या हमने म्यू की वैल्यू ली है, तो म्यू की किसी वैल्यू के लिए ये हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ म्यू, ये वैल्यू 0 के बराबर ही आएगी। लेकिन हमें जो है अपने जो म्यू टेस्ट है उसको ध्यान में रखना होगा, जब ये 0 के इक्वल आता है तब हमें म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन लेना होती है, ग्रेटर देन 1 लेना होती है। उसमें हम 1 से कम और 1 के इक्वल नहीं ले सकते, क्योंकि ये रिज़ल्ट आया है इसका, यानी टी की पावर लिमिट टी की पावर म्यू और एफ टी, तो ये वैल्यू 0 जब आती है नॉन ज़ीरो के लिए फिर हम म्यू की वैल्यू इसके अलावा वाली देते हैं, और इसमें फिर हमें ये लेना पड़ेगा। तो चूँकि हमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर सभी वैल्यू के लिए, तो हम अपनी ये म्यू की वैल्यू ये सेट कर लेते हैं, म्यू की वैल्यू ग्रेटर 1 है, और उस केस में वी सी बाई म्यू टेस्ट, तो म्यू टेस्ट से हम कह सकते हैं दैट द इंटीग्रल यानी 1 to infinity e to the power माइनस टी टी टू द पावर m इज़ कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमने ग्रेटर देन 1 ली है, और वो हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि जो हमने बताया लिमिट आ रही है वो 0 आ रही है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ m। तो ये कन्वर्जेंट होगी, ये हम लोगों ने चेक कर दिया, और m की वैल्यू का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा था। तो इस तरीके से हमने देखा ये I1 जो है, I1 जो है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि m की वैल्यू -1 से ग्रेटर, लेकिन I2 जो है वो कोई भी m की वैल्यू हो उसके लिए ये कन्वर्जेंट था। लेकिन अगर दोनों रिज़ल्ट को हम कंबाइंड करें तो उससे ये पता चल रहा है कि I जो था हमें शुरुआत में जिसको लिया था I1 + I2, तो ये रिज़ल्ट I जो हमारे गिवन इंटीग्रल था ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब इन दोनों में हम कॉमन चीज़ लेंगे। तो कॉमन ये मिल रहा है कि m की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन -1 के लिए ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। Thus the given integral is the sum of two convergent integral for m greater than -1, hence it is also convergent for m greater than -1, यानी m की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, उस केस में ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।